अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद के दो पुलिस स्टेशंस, दो बड़ी कार्रवाइयाँ, दो कत्ल की वारदातें ट्रेस हुई। थाना सरगोदा रोड और थाना बटाला कॉलोनी ने कातिलों को गिरफ्तार किया। कत्ल होने वाले कौन थे, कातिल कौन निकले और पुलिस ने कहां से कैसे गिरफ्तार किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, ब्लाइंड मर्डर यानी अंधा कत्ल किसी भी पुलिस स्टेशन के लिए और किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ करता है। टीम मुजरिम कौन ने गुज़श्ता कुछ अरसे में फैसलाबाद के चंद ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को आपके सामने पेश किया, उनसे गुफ्तगू की हमने जिन्होंने इंतहाई पेशा वराना महारत को अपनाते हुए ब्लाइंड मर्डर्स को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया। ऐसा ही एक पुलिस ऑफिसर इस वक्त टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद है। टीम मुजरिम कौन थाना सरगोदा रोड में मौजूद है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर राना रिजवान मौजूद हैं, SHO हैं थाना सरगोदा रोड के, और ये वो पुलिस ऑफिसर है जिसने ब्लाइंड मर्डर का एक चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया, और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि महज कुछ टाइम के अंदर अंदर उस केस को क्रैक करके कंप्लीट कर दिया। क्या हकायक हैं, कत्ल होने वाला कौन था और किस बात पे कत्ल हुआ, ये रिजवान भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या मामला है? ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए एक जेन्युइन चैलेंज हुआ करता है, कैसे ये इतला आपको कैसे मिलती है, कैसे इस पे फिर फर्दर डेवलपमेंट्स होती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 21/6/2026 सुबह 7 बजे कॉल मसूल होती है कि एक लावारिस लाश H ब्लॉक गुलशन कॉलोनी के पार्क में मौजूद है। तो मैं DSP साहब सरगोदा रोड, SP साहब मदीना टाउन मौका पे जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक लाश मौजूद होती है जिसका कत्ल हुआ होता है, और तेज़दार आला उसके सर में और मुख्तलिफ वार करके जो कत्ल वो लाश वहाँ पे मौजूद होती है। हम उस पर सर्च करते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। वहाँ PFSA वालों को बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो वालों को बुलाया जाता है, जो फिंगरप्रिंट क्योंकि लावारिस होती है, बिल्कुल उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये कौन है, बंदा कौन है जिसकी कत्ल। मुश्किल मरहला ये होता है जब कोई अनआइडेंटिफाइड होता है तो एक वक्त में आपको शवाहिद भी इकट्ठे करने हैं, और उसी पैरेलल टाइम में आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है कि पता तो चले ये है कौन, कहाँ का रहने वाला है, इसके पीछे घर वाले कौन है। बिल्कुल, ये ड्यूल चैलेंजेस, एक तो नामालूम लाश और सेकंड वो पता करना है कि ये है कौन, और दूसरा चैलेंज के बंदे को पकड़ना कि कौन इसको कत्ल कौन कर सकता है। जो एक बंदा मौजूद है जो कत्ल हुआ है, पता है ये फ़लाँ है, इसकी दुश्मनी फ़लाँ बंदे के साथ ही, वो हो सकता है। अगर ब्लाइंड हो उसमें भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, पर एक बंदा होता है कि लावारिस को और नामालूम बंदों को पकड़ना, ये तो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है पुलिस अफसर के लिए। आपकी टीम से, क्योंकि ज़ाहिर है मर्डर हुआ था, तो जब आप मौके पे पहुंचते हैं तो फिर क्राइम सीन को प्रिजर्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आइडेंटिफिकेशन अगर हो गई तो फिर उसके बाद वापस ना हमें भागना पड़े कि यह चीज़ उतो मिस होगी। बिल्कुल ऐसे ही कि हमने वो जो टाइम उधर जैवकुआ पे गुजारना होता है ना, वो सबसे अहम टाइम वो होता है। एक जो वो कुआ बोल रहा होता है, चीख रहा होता है कि ये हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है। जो लाश है वो बता रही होती है कि मेरा मर्डर किस तरह हुआ है, किस जगह पे। वो जैवकुआ आपको जिस तरह फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फर्स्ट रिस्पोंडेंट पे होती है ना, वो तमाम तर चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ हम कोशिश होती है कि मिस ना हो, किधर से आया बंदा, कैसे हुआ, काला कत्ल क्या था, ये सारी चीज़ें वो प्रिजर्व करनी होती हैं। आपने वो शवाहद इकट्ठे करने हैं जितने मैक्सिमम हो सकें। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसका प्रोसेस कहाँ से, फिर क्या फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हुआ या आपको लोकल सोर्सेज यूज़ करने पड़े, कैसे पता चला कि ये शख्स कौन है? फिंगरप्रिंट्स उसके लगवाए गए थे, उस पर हमें आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये अली रज़ा नामी बंदा है। तो उसके बाद हमने ये पता किया अली रज़ा कौन था, किधर रहता था, उसके साथ चलने फिरने वाले लोग कौन थे। तो हमें इसी दौरान ये पता चला कि अली रज़ा के साथ एक शाह नदीम बंदा था, उसका दोस्त था। अगर उसको इंटेरोगेशन किया जाए तो बात सामने आ सकती है। एडिक्टेड था, ड्रग एडिक्टेड था, ये मरने वाला भी और मारने वाला भी? थोड़ा बहुत ये नशा वगैरह भी ये करते थे। तो जब शाह नदीम को हमने पता किया तो ये घर से भागा हुआ था। हमने इसे ट्रेस करके पकड़ने के बाद जब इसकी इंटेरोगेशन की तो पता चला कि इसकी मकतूल जो अली रज़ा उसके साथ लेन देन के मामला थे 15,000 रुपये के।
तो इसने कहा कि तुमने मेरा जो तांबा बेचा था 15,000 रुपये का, वो पैसे किधर है? इसने कहा मैंने नहीं बेचा। इस तरह की इनकी आपस में तलख कलामी होती है, तलख कलामी गाली गलौज तक चलती है। फिर इनकी हाथापाई होती है। इसके पास एक चाकू होता है, फिर ये चाकू के वार करता है। तो जब चाकू के वार वो उसके ज़्यादा लग जाता है तो ओवर ब्लीडिंग से वो बंदा उसकी डेथ हो जाती है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग है कि ज़रूरत से ज़्यादा इसका खून बह गया और इसकी मौत होगी। ये उसको उसी हालत में, ज़ख्मी हालत में छोड़ के चला गया। क्या उस वक्त ये चिल्लाया नहीं, इसने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, या फिर वहीं पे जहाँ पे इसकी बॉडी मिली वहीं पे इसका मर्डर हुआ और वो भाग गया? बेसिकली उधर ही हुआ, क्योंकि वो था पार्क में। हो सकता है उसने चीखो पुकार की हो, किसी ने ना सुना हो। पार्क भी थोड़ा वो काफ़ी बड़ा है, तो वो जिस जगह पे था उसके इर्द गिर्द वो साथ ही स्कूल है, वो घर नहीं है वहाँ पे कोई ख़ास। अगर कोई ज़्यादा आबादी हो तो कोई बंदा हो सकता है इसने चीख पुकार की हो, को अगर आबादी हो तो कोई आ जाता बंदा। वहाँ पे आबादी वगैरह नहीं थी, पार्क था, पार्क के साथ स्कूल था। इस वजह से पॉसिबल है किसी ने सुना ना हो, क्योंकि सुबह जब लोग वाक के लिए वहाँ पे गए हैं तो उसी वक्त पता चला है कि लाश वहाँ पे मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे दो दोस्तों का, दो आपस में जो पहले जानने वाले हैं, उठने बैठने वाले साथ, ये शायद साथ काम भी करते होंगे, या अगर ये एडिक्टेड थे तो नशा भी साथ करते होंगे। ये बुनियादी तौर पे दो दोस्तों का मैटर था, उनमें लड़ाई होती है। एक दोस्त जो है वो दूसरे पे तल्ख कलामी के बाद, हो सकता है क्या लड़ाई हुई इनकी, उसके बाद दूसरे पे वार करता, छोड़ के भाग जाता है। क्या इसे हम अगर समाजी तौर पे लेते हैं रिजवान भाई, तो अगर एक दोस्त है और वो दूसरे को ज़ख्मी करके भाग जाता है, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी मुआशरती बेहिसी नहीं है कि आप किसी को तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ गए और आप इस खौफ से जाके रूपोश हो गए कि पुलिस शायद मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकेगी? बिल्कुल, ये भी ऐसे बग है। ये देखना, दोस्त और दोस्त के दरमियान तो आप कह लें कि भाइयों की तरह रिश्ता होता है। तो जब इसकी ये इससे ज़्यादा बेहिसी और ये हमारी माशरती जो भी कह लें, इसे गंदा लफ्ज़ ही बनेगा, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकती कि वो उसको तड़पता ही छोड़ के चला गया। पहली बार ये लड़ाई हुई ना, गुस्से में चलो उस वार हो गया था, उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता, या मतलब 11 भाई को कॉल करता। बच भी सकता था वो, तो वो इसी बेहिसी में वो चला गया है। उसे यही था कि कौन सा पता चला है किसी को। हमने जब इसमें कैमरा जात किए हैं, लोकल सोर्स इस्तेमाल हुए, लोगों से पूछगछ की है, तो इस तरह ये ट्रेस हो गया। उसे ये था कि बस वो मर गया है, उसका कौन सा पता चलना ये कौन है, उसे ये आइडिया भी नहीं था। तो जब ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की है, शवाहद इकट्ठे किए हैं, आइडेंटिफिकेशन इस हिसाब से ये पकड़ा गया है। कैमरा जात की बात हुई, और मैं हमेशा आजकल हर पुलिस ऑफिसर से इसलिए ये सवाल करता हूँ क्योंकि फैसलाबाद पुलिस की बाकायदा एक कैंपेन चल रही है। मीडिया, सोशल मीडिया पे हम अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा हैं बाकायदा, क्योंकि शहरियों तक पुलिस का मैसेज पहुंचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी आरपीओ फैसलाबाद से बात हुई, हमारी सीपीओ फैसलाबाद से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारा ये क्लियर मैसेज पहुंचा दें कि जो भी आपका बिज़नेस प्लेस है, ख़ास तौर पे चाहे वो परचून करियाने की एक छोटी सी गली मोहल्ले में दुकान क्यों नहीं है, आप कोशिश करें कि आप उसको विद इन 1 मंथ कैमरा जात इंस्टॉल करवाएं, और इस तरह से करवाएं कि आप दुकान का अंदर और आपका बाहर रोड साइड एरिया जो है वो उस पर क्लियर हो, ताकि क्योंकि हुआ ये कि गुज़श्ता कुछ अरसे में सरगोदा में एक वाक़या हुआ, 2 वाक़यात फैसलाबाद में हुए कि हमारे छोटे बच्चों के साथ जो है एक्सटॉर्शन के, छोटे बच्चों के साथ जो है रेप के वाक़यात जो हैं वो बड़े गली मोहल्ले की दुकानों में जो है वो बच्चे, अब ज़ाहिर है हम चीज़ लेने के लिए भेजते हैं बच्चे को कि जाओ चीज़ ले आओ, और वहाँ पे उनके साथ उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, बच्चे मुतासर हुए। फैसलाबाद पुलिस ने ये बीड़ा उठाया, और पंजाब में सबसे पहले फैसलाबाद पुलिस है जो इस बात पे इम्प्लीमेंट करवा रही है कि आपका बिज़नेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप कैमरा लगाएं और इसे सेफ सिटी के साथ कनेक्ट करें बाकायदा, ताकि अगर आपके पास बैकअप नहीं है, कल को आपको अपने दिफा के लिए कोई फुटेज यूज़ करनी पड़ती है, तो आप क्या डाटा सेफ सिटी में महफूज हो। क्या समझते हैं आप, किस हद तक कामयाब हो चुके हैं और कितना काम अभी बाकी है, कितना अभी लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाना बाकी है कि भाई ये आपके और इस शहर के फ़ायदे के लिए है? बिल्कुल, ये हमारे आरपीओ साहब फैसलाबाद और सीपीओ साहब फैसलाबाद दोनों की हिदायत के मुताबिक हमने आलमोस्ट 5 मेगापिक्सल के कैमरे 80% हमने लगवा लिए हैं। फ्यूल स्टेशंस खास तौर पे, कबाड़ वाले खास तौर पे, और जो जनरल स्टोर्स हैं, और अब तो शायद ये ऑर्डर्स पास हुए हैं कि आप जो सिगरेट पान शॉप्स होती हैं, क्योंकि ये भी अच्छा हाइड आउट है क्रिमिनल्स का, और दूसरा इससे छोटे बच्चे जो हैं वो उस पर मनशियात ना ले सकें, सिगरेट ना ले सकें, किसी भी तरह की कोई भी वो ममनुआ चीज़ ना इस्तेमाल कर सकें। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव। बिल्कुल अच्छा, और हम इस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और जो प्यार से ओवरऑल ज़्यादातर लोग प्यार से मान रहे हैं कि उन्होंने करवाई है। अब जो 20% रह गए हैं उनसे हम थोड़ी अगर
सख्ती करनी पड़ेगी, आहनी हाथों से निमटना पड़े, निपटेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों की बका का मामला। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो नहीं लगवाएंगे तो हम उन्हें ज़बरदस्ती लगवाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अभी तक 80% लोगों ने लगा लिए हैं हमने, जिसमें दोनों साइड पे जो रोड की एक साइड कवर करता है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों कैमरा जात और अच्छे कैमरा जात हम लगवा रहे हैं। इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो मज़ीद 20% लोग रह गए हैं उन पर भी हम लगवाएंगे, स्पेशली पान शॉप और कबाड़ खाने पे लगवाने का यही फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा कि उस पर जो भी आना है चोर ने, अगर वो चोरी करके वो वहाँ पे सेल करेगा, पहली बात है वो देखेगा कि इधर कैमरा लगा होगा, नहीं देगा। अगर वो चोरी का सामान लेने वाले नहीं होंगे या चोर जिधर, तो चोरी भी नहीं होगी। दोनों की सेफ्टी है, कबाड़िए की अपनी भी सेफ्टी है और शहर की भी सेफ्टी। बिल्कुल ऐसे है, दोनों की सेफ्टी है। जब चोर को पता चले कि मैंने चोरी का सामान कहीं बेचने जाना है, उधर कैमरा लगा है, उसने नहीं लेना है, जब मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर किसी की चोरी की चीज़ वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये फ़लाँ बंदे की है, तो डेफिनेट हमारी चोरी की वारदातों में स्पेशली कमी होगी। इस चीज़ का यकीन दिलवाना अभी बाकी है, खासतौर पे कबाड़ियों को, कि ये उनकी अपनी सेफ्टी है। अगर पुलिस उन पर रेड करती है कि भाई जी तुसी चोरी का सामान लिया, वो प्रूव कर सकता है कि ये शख्स आया था, ये उसका आईडी कार्ड है, ये फुटेज देख लें, ये मेरे पास ऐसा, ये मैंने उससे सामान लिया। तो ये दोनों तरफ की सेफ्टी। बिल्कुल दोनों, और स्पेशली आवाम के लिए जो सबसे ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक की चोरी नहीं होगी। तो ये मैं अफसरान को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। हम इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा। खान भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। नाज़रीन इकराम, SHO थाना सरगोदा रोड सब इंस्पेक्टर राना रिजवान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुलिस को मिलती है और पुलिस के लिए शिनाख्त का अमल सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए उसकी ना सिर्फ शनाख्त की जाती है, बल्कि उसका कातिल ट्रेस आउट करके उसे गिरफ्तार भी किया जाता है। और महज चंद रुपयों की खातिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, उसके खिलाफ तमाम शवाहिद को प्रोड्यूस करके उसे अदालत से सज़ा भी दिलवाई जाए। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए है और किसी भी पुलिस स्टेशन के लिए एक ब्लाइंड मर्डर चैलेंज जैसा होता है। टीम मुजरिम कौन ने गुज़श्ता दिनों बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जिसमें फैसलाबाद पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत का सबूत देते हुए कॉम्प्लिकेटेड ब्लाइंड मर्डर्स को न सिर्फ ट्रेस आउट किया, बल्कि मुलजिमान को हवालात में पाबंद सलासल किया और इस बात का प्रूफ दिया कि हमारी पुलिस कम तर वसाइल के बावजूद पेशा वाराना महारत की हामिल है। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड की हदूद में भी एक ऐसा ही अलमनाक वाक़या पेश आया जहां पे एक लावारस डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। क्या उस पर एक्शन हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म कैसे किया गया, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे उस पर फिर आला हुकाम एक्शन में आए, टीम्स बनी और ये मर्डर ट्रेस हुआ, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड के अंदर। और हमारे साथ मोहम्मद अफराज अंसर खान मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना सरगोदा रोड के। अफराज भाई से पूछते हैं कि आखिर ये केस है क्या, कैसे सरफेस हुआ, इत्तला कैसे मिली और फिर इस पर डेवलपमेंट्स कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफराज भाई बताइएगा ये क्या केस है, कैसे रिपोर्ट होता है पुलिस को और फिर इस पर फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे हुए। वालेकुम सलाम। बेसिकली ये संडे के दिन 15 की कॉल चलती है सुबह 6 बजे कि एक अननोन डेड बॉडी जो कि एडिक्टेड भी है वो पार्क में पड़ी है। तो 1122 वाले भी गए, हम भी गए उधर। तो वो एडिक्टेड तो था लेकिन वो उसके साथ मर्डर हुआ था। फिर फोरेंसिक को भी बुलाया, उधर अननोन था, इर्द गिर्द से किसी ने उसकी जान पहचान भी कोई नहीं थी। तो अननोन डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए ले गए, पोस्टमार्टम करवाया। जो फोरेंसिक ने उधर मौके से चीज़ें इकट्ठी की थी वो PFS से लाहौर जमा करवा दी। 2-3 दिन तक तो हमें उसके बारे में कुछ मालूम ही ना हुआ। फिर ऐसा ऐसा ह्यूमन सोर्सेज और वीडियोस को देखकर वो बंदा 2 बंदों के साथ पार्क की तरफ जा रहा था। तो वो ह्यूमन सोर्सेज यूज़ करते हुए और वो जो दूसरे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए उस तक पहुँचे तो पता लगा कि फलाना नदीम शाहद और एक जिशान बंदा के वो लोग उसके साथ थे। भाई जब इस तरह की कोई कॉल चलती है जिसमें अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुलिस को मिलती है, सबसे पहला चैलेंज उसकी शनाख्त का होता है। तो क्या इसमें फिर जो दीगर साथ हमारे इदारे हैं जैसे सेफ सिटी अथॉरिटी है या हमारी नादरा का जो हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो क्या फिर इसके वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह सबसे पहले लिए जाते हैं, फिर पता किया जाता है डेटाबेस से कि ये शख्स कौन है,
और जैसे आपने बताया कि एडिक्टेड था, एडिक्टेड हमारे यहाँ एक रूटीन है कि अगर कोई बॉडी मिलती है एडिक्टेड तो फिर इस कदर जो है वो पुलिस एक्टिव नहीं होती, उसका एक फॉर्मल प्रोसेस है कि पता किया जाता है कि कौन है, अगर नहीं पता चलता तो फिर उसको अमानतन दफन कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में डिफरेंस ये था कि आप बता रहे हैं कि उसको मर्डर किया गया था, तो क्या ये चीज़ें डिफरेंस डालती हैं, केस की नोयत जो है वो डिफ़र करती है कि ये नोयत है, हसास नोयत है, और फिर आला हुकाम को इसमें लूप में लेकर, जैसे CPO फैसलाबाद हैं, वो ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी पुलिस की ऐसे जो है हीनियस क्राइम्स हैं उनके खिलाफ, तो क्या फिर पहले आला हुकाम को इन्फॉर्म करना, फिर उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर बाकी इदारों को लूप में लेना, ये ऐसे सीक्वेंस वाइज प्रोसेस चलता है? देखिए, एडिक्टेड होना एक अलग इशू है, लेकिन जब कत्ल हो जाता है तो वो एडिक्टेड हो या वो मुजरमी कत्ल हो जाए, कत्ल तो फिर कत्ल है, हमारे लिए वो हीनियस उसी तरह है। वो इंटेंशनली एक इंसानी जान ली गई। जी बिल्कुल उस तरह। और दूसरा, वैसे भी जो एडिक्टेड लोग हैं 70% उनके लवाहिकीन मिल ही जाते हैं, तो बहरहाल इसके वो फिर सेफ सिटी में गए हम, तो उधर से इसका नाम वगैरह पता लगा, अली रज़ा, फिर कांस्टेबल भेजे इनके, जहाँ पीछे शेखुपुरा में जो लवाहिकीन है वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं हो सके, वो वहाँ से नकल मकानी कर गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमें जल्द से जल्द मिल जाए। आपके पास इसके लवाहिकीन अभी नहीं है, लेकिन हमारी पुलिस इस कदर पेशा वराना महारत की हामिल है कि एक मर्डर हुआ था और उसको फिर उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अपनी ड्यूटी समझते हुए, कैसे डेवलपमेंट्स कैसे हुए, फिर आपने देखा कि ये कहाँ से किस तरफ किस रूट से गया, तमाम आपने जो आपने बताया कि आपकी ह्यूमन सोर्सेज से जितनी वो भी यूटिलाइज़ की गई, आपने जदीद टेक्निकल वसाइल को भी बरूए कार लाया होगा, क्या इसके कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं थे, कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता था या कोई डाटा शाटा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई? नहीं, मोबाइल वगैरह तो जो मकतूल है ना उसके पास है, ना जो वो कातिल है उसके पास है, क्योंकि ये नशा करते हैं। बेसिकली इनकी लड़ाई भी 1 किलो तांबे की थी। जो कातिल है उसने वो तांबा चोरी करके छुपाया हुआ था, दोस्त थे आपस में इकट्ठा नशा वगैरह करते थे, इसको पता था कहाँ है, इसने वो तांबा निकाला और अपना इस्तेमाल कर लिया। तो इसने वो बेच दिया? हाँ जी, इसी बात पे इनकी तू मैं हुई है और अनइंटेंशनली उसने इसको लड़ाई के दौरान हाथापाई हुई है, जिसमें ये जख्मी। जब आपने कातिल को पकड़ लिया जाहिर है और फिर इंटरोगेट किया, तो तब उसने ये सारा सिस्टम बताया आपको, ये सारा प्रोसेस बताया कि हुआ ये था, और वो जो कातिल है वो भी एडिक्टेड है, वो भी अपने होशोवास में नहीं, और फिर उसके जो कातिल के वर्सा हैं, क्या वो उन्होंने पुलिस से रब्ता नहीं किया कि जी हम जो है इसकी कोई रिहेबिलिटेशन करते हैं, हम इसको कुछ समझाते हैं, या ये सज़ा पूरी करके आएगा तो इसको कोई जो है कारआमद शहरी बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, अभी तक तो उसके पीछे जो आते हैं उनकी इस तरह का तो कोई प्लान नहीं, लेकिन वो इस चीज़ से मुतमिन है कि पुलिस ने ज़्यादती नहीं उनके साथ की। बाकी जो कातिल है वो मानता है हर चीज़ को, और वो कहता है कि 12:30 बजे रात को हमारी लड़ाई हुई है, उसको मैं घबरा के मिलर चौक चला गया हूँ, और जो बंदा है वो फिर वहाँ पड़ा रहा है, ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो। उसका कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तेज़ धार वाला कोई छुरी चाकू इस तरह का ब्लेड को उसने यूज़ किया? कोई सरिया टाइप ना सर में लगी है, क्योंकि सुबह 6:30 पूरी रात तो पड़ा रहा है। लोग फिर जब वॉक के लिए निकले हैं तो उन्होंने देखा है बगीचा है पार्क की नुक्कड़ में, बगीचे में डेड बॉडी पड़ी थी, वो किसी की नज़र पड़ी है तो उसने 15 पे कॉल कर दी है, यानी कि वो 5-6 घंटे उधर ब्लीडिंग ज़ाया हो गई उसकी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके तमाम शवाहिद फिर आप लोगों ने, आपकी टीम ने इकट्ठे किए, इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या इसके किए की सज़ा दिलवाई जाएगी अफराज भाई, या फिर यही एडिक्टेड कल कलांकों को 1-2 साल के बाद फिर इन्हीं गलियों बाज़ारों में नशा करेगा, किसी और का नुकसान करेगा? भाई हमारा काम तो शवाहिद इकट्ठे करना, मुलज़िम को गिरफ़्तार करना और अदालत में पेश करके जेल भेजना। सज़ा जज़ा ये अदालत का काम है, ये पुलिस का काम नहीं है। अफराज भाई, हमने अभी गुज़श्ता अरसे में जितने भी केसेस देखे, रिपोर्ट किए, उसमें बुनियादी तौर पर तमाम जुर्म की जो जड़ है, उनकी माँ जो है वो ये मनशियात पाई गई। हालांकि फैसलाबाद पुलिस मनशियात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। हमने बहुत सारे केसेस देखे, हमने विटनेस किया कि मनशियात फ़रोश ये इलाका छोड़ के भाग गए, कुछ पुलिस के हाथों आ गए, कुछ हमने मसाजिद में जाके हल्फ देते हुए देखे वज़ू करके कि जी हमने ये काम छोड़ दिया है। ये जो बीमारियों की, ये जो जराइम की माँ है, जड़ है, ये आखिर ज़ीरो पे क्यों नहीं हो रही? हमने देखा 90% तक इस पे काबू पा लिया गया है। क्या जराइम की ये वजह हो सकती है कि जो एडिक्टेड थे उनको अब मिल नहीं रही, पीछे से सप्लाई पुलिस ने कट ऑफ कर दिया है और वो फ्रस्ट्रेट होकर अब जो है वो वारदातें कर रहे हैं? क्या समझते हैं सर? CPO साहब और RPO साहब का ना बड़ा वाज़ह स्टांस है इस बारे में कि ज़ीरो टॉलरेंस ही है।
लेकिन अब इशू है कि जो लोग इसके एडिक्टेड हैं, अब उनको जब नहीं मिलती वो बेचैन होते हैं, चिड़चिड़ापन, दूसरा तीसरे मामलात, उस वजह से फिर छोटी छोटी बात पे गुस्से में आ जाना, और इस वजह से अब जो लोग एडिक्टेड हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, अब फिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने कह सकते हैं कि ये कामयाबी का पहला फेज़ है कि हमने उनकी सप्लाई लाइन काट दी है। अब दूसरे फेज़ में ऐसे लोगों को कारामद शहरी बनाने के लिए हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत पंजाब को भी ऐसे कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए कि जहाँ पे इन एडिक्टेड लोगों का इलाज किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट किसी हद तक पूरी भी कर रही है, लेकिन बस कुछ ना कुछ फ्लाज रह जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। नाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं। नाज़रीन किराम, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सरगोदा रोड सब इंस्पेक्टर अफराज हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि एक अननोन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस फौरी तौर पे मौका पे पहुंचती है। सबसे पहला प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन का। जब उसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल हो जाता है तो पता चलता है कि इस शख्स को किसी ने इंटेंशनली कत्ल किया है, मर्डर किया है, और फिर उस मर्डर को जब प्रूव किया जाता है पुलिस की जानिब से, तमाम दस्तयाब जो हमारी पुलिस के पास महदूद वसाइल दस्तयाब हैं, उन तमाम वसाइल को जो है बरूए कार लाते हुए सरगोदा रोड पुलिस महज चंद घंटों के अंदर उस कातिल का सुराग लगाती है। न सिर्फ सुराग लगाती है बल्कि अब वो पाबंद सलासल है, उसके खिलाफ एक मजबूत केस भी तैयार है ताकि उसे उसके किए की सज़ा दिलवाई जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको आगाज़ में बताया कि आज फैसलाबाद के 2 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस की बड़ी कार्रवाइयाँ आपके सामने रखेंगे। थाना सरगोदा रोड में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल हमने आपको बताया, और अब टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद के थाना बटाला कॉलोनी में मौजूद है, जहां पे सब इंस्पेक्टर ज़हीर गिल हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना बटाला कॉलोनी के। और यहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें भाई के हाथों भाई कत्ल होता है। हमारे रिश्तों में नाज़रीन किराम अदम बर्दाश्त का एलिमेंट दीमक की तरह सरायत कर चुका है और ये हमें अंदर ही अंदर से खा रहा है। एक भाई जो साथ पला बढ़ा वो अपने ही सगे भाई की जान ले लेता है। क्या वाक़यात पेश आए, किस तरीके से ये केस रिपोर्ट हुआ और इस पर फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हुई, ज़हीर भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या माजरा है, ये कैसे केस रिपोर्ट हुआ और फिर कैसे फर्दर इस पर डेवलपमेंट्स हुई? ये 22/7/26 को 15 पे कॉल मसूल हुई कि मेरे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। हम जब मौके पे पहुंचे तो घर में लाश पड़ी हुई थी, लेकिन घर के अंदर थी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि ये उस वक्त इसका भाई और एक भाभी और ये जो मकतूल है ये तीनों घर में थे। उसके बाद हमने कैमरों में चेकिंग शुरू की। कैमरे चेक करते देखा कि एक बंदा जो है वो जा रहा है, जिसके हाथ में छुरी है, वो लेके भाग रहा है वहाँ से। जब हमने चेक करवाया तो हमें पता चला कि ये उसका सगा भाई है। उसमें 3 मरले का इनका घर है जिसमें ये दोनों भाई रहते हैं। प्रॉपर्टी का इनका था आपस में, दूसरा हसद था। मारने वाला को काम नहीं करता था, दूसरा काम शाम करता था, घर का सारा सर्किट वो चलाता था। वो छोटा भाई बड़े भाई को काम के लिए कहता था, जिसकी उसे रंजिश थी, उसकी वजह से उसने छुरी मार के उसे कत्ल कर दिया भाई। मौका से फरार हो गया था मुलजिम, और कितना टाइम लगा हमारी पुलिस को इसे ट्रैक डाउन करने में, इसे गिरफ़्तार करने में? कितना टाइम फ्रेम है रिपोर्ट से मुलजिम की गिरफ़्तारी तक? ये तकरीबन 10 से 12 घंटे में गिरफ़्तार कर लिया था। मौके से ये फ़रार हो गया था। मौके से फ़रार हुआ था और अब ये आपके पास पाबंद सलासिल है। आपने इसको इंटेरोगेट किया होगा, पूछा होगा, क्या बताता है बेसिक? इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अदम बर्दाश्त था क्योंकि जो हालातों वाक़यात हैं, जो इनके फ़ादर की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इसने वो खाना मांगा और खाना नहीं दिया भाभी ने, और फिर इसने भाभी को तंज़ किया और उस पर उसने मुश्तिल होकर किया। या जो आप बता रहे हैं कि वो दोनों एलिमेंट साथ हैं कि प्रॉपर्टी भी है और उसकी ईगो को सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि ठेस पहुंच गई कि छोटा भाई उसे कह रहा है कि काम करो, कमाओ, खुद भी खाओ और जो है वो घर का सहारा भी बनो। एक तो इनका प्रॉपर्टी का इशू था, 3 मरले का घर है, वो अपना हिस्सा मांगता था। बाप कहता था तुम काम कोई नहीं करते, ना तुम्हारे को बीवी बच्चे हैं, जो किस लिए मांगना है, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो। दूसरा आदम बर्दाश्त थी क्योंकि छोटा भाई काम करता था, घर का सारा किचन खर्चा वही चला रहा था, और जो बड़ा भाई काम नहीं करता था वो बारहा यही कहता था काम करो, जिसकी वजह से उनकी आपस में तलख कलामी हुई और उसने ये कदम उठा लिया। इस केस में अब जो मुद्दईयत है वो फादर की ही है या स्टेट मुद्दई है? बाकायदा इस केस को स्टेट ने टेकअप किया? नहीं, फादर मुद्दई है फ़िलहाल तो।
क्योंकि मुद्दई इनिशियल वही है, वो मुद्दई उसे बनाया हमने। ऐसे केसेस में ज़हीर भाई एक शख्स है, हम पंजाबी में हम एक टर्म यूज़ करते हैं चाका खुल जाना। एक शख्स जो है वो अब एक रिकॉर्डेड क्रिमिनल है, उसने अपने सगे भाई को कत्ल किया है। कल कलां को अगर वो इनका डोमेस्टिक पैचअप जो हो जाता है, अगर फादर है फ़र्ज़ करें मुद्दई और वो कहता है कि मेरा एक पुत्र तो मर गया, दूसरे ਨੂੰ मैं माफ़ किया, इस तरह का हार्ड कोर क्रिमिनल जो है जो एक इंसानी जान ले चुका है, ये कल को रिलीज़ होकर इन्हीं गलियों बाज़ारों में दोबारा आएगा, तो क्या ये शुबा नहीं होता कि ये कल को फिर कोई जुर्म करेगा? ऐसे जो मुकदमात होते हैं उसमें स्टेट खुद टेक ओवर क्यों नहीं करती, जहां ये अंदेशा होता है कि पुलिस की सारी मेहनत, पुलिस ने मेहनत की, कैमरा जांच चेक किए, पुलिस ने रेड्स किए मुलजिम को पकड़ने के लिए, और पुलिस की सारी मेहनत सिर्फ एक स्टेटमेंट से जो है वो ज़ाया हो सकती है, और फिर दूसरा बड़ा एलिमेंट कि इस तरह का क्रिमिनल बाहर आके किसी और का नुकसान कर सकता है। उसमें ये है कि जब कोई मुद्दई बनने के लिए तैयार ना हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई मुद्दई नहीं है, कोई इनिशियल नहीं चाह रहा कि वो अपना सामने आए, कार्रवाई करवाए, तब स्टेट मुद्दई बनती है। जब घर वाले इस चीज़ पे राज़ी हों कि हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो फिर उनको ही कानूनी तौर पे वो मुद्दई बनते हैं। पुलिस अपने एंड पे काम पूरा करती है। पुलिस का काम है कि शवाहिद इकट्ठे करना, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना, और जो हालात वाक़यात हैं वो बताना, आगे जज़ा सज़ा मुद्दई जाने, जज जाने। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारा काम है। इनिशियल तो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार ये है ना, हमने इन्वेस्टिगेट करना है, शवाहिद इकट्ठे करने हैं, उसके बाद हमने तफ्तीश को फाइनल करके कोर्ट में सबमिट करवा देना। सज़ा और जज़ा जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। भाई फैसलाबाद पुलिस आजकल एक कैंपेन पूरे ज़ोरों शोर से लॉन्च कर रही है कैमरा जात की। ये फैसलाबाद पुलिस को क्रेडिट जाता है कि पूरे पंजाब में सबसे पहले इनिशिएटिव ये फैसलाबाद पुलिस ने लिया। सबसे हमने देखा सरगोदा में एक बच्ची के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, जहां वो एक गली मोहल्ले के किराने की दुकान पे गई और फिर वापस नहीं आई। फैसलाबाद में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टेड हुए जहां पे कम सिन बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस से हमने आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद को सुना, उनके साथ बैठे, हमने देखा कि उनका एक उनके अंदर एक दर्द था इस चीज़ का, और उन्होंने ये इनिशिएट किया इस चीज़ को कि फैसलाबाद को हर तरफ कैमराज लगाकर सिक्योर किया जाए। एक कैंपेन लॉन्च हुई, पहले गली मोहल्ले के किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स की, फिर उसके बाद हमने देखा कि फार्मेसीज़, अब जो लेटेस्ट है वो फ्यूल स्टेशंस हैं, इवन पान सिगरेट शॉप्स जो हैं उनके ऑर्डर्स आए हुए हैं, कबाड़ी है जहाँ पे चोरी का माल ज़्यादातर बिकता था, उन पे कैंपेन है। किस हद तक जो है ये कैंपेन सक्सेसफुल जा रही है, और क्या टारगेट्स हैं, कितना अरसा चाहिए हमारे लोगों को इस बात पे अवेयर करने के लिए कि ये कैमरा जात उनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए? ये जो है कैंपेन चल रही है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। पंप्स पे कैमरे लग गए हैं, उसके अलावा जो है कबाड़ खाने और जो शॉप्स हैं उन पे लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थे पहले के कैमरा जात जो हमारी सेफ्टी के लिए, वो कहते थे हमारे ऊपर निगरानी है, या लोग आके हमसे चेक करते हैं। पहले कॉपरेट भी पुलिस के साथ कम करते थे जब हम लोकल सोर्स से कैमरे, लेकिन अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। इसमें हमने आला पुलिस अफसर्स का एक बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एक दुकानदार है, वो अगर फ़र्ज़ करें ये कहता है कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, तो अगर वो अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ कैमरा जात लगाता है तो वो उस एलिगेशन से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। अगर वो ख़ास तौर पे इसको सेफ सिटी के साथ कनेक्ट कर देगा तो वो लीगलाइज हो जाएगी उसकी फुटेज, और उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जा सकेगा। वो अपनी सेफ्टी है उसकी कि अगर उसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, फ़र्ज़ करें कि किसी गली मोहल्ले में कोई बच्चा या उसके वालिदैन कह देते हैं कि जिसने हमें हरास किया या बच्चे के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, और अगर वो कैमरे की सर्वेलेंस में है तो वो इसको प्रोड्यूस कर सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये देखें ये बच्चा आया, ये बाहर से चला गया। सो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है पुलिस अफसर्स का। अवाम को ये कैसे एजुकेट कर सकते हैं हम? मीडिया, सोशल मीडिया लगे हुए हैं, अभी भी लोगों के दिल से ये डर क्यों नहीं जा रहा? देखिए उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, अगर सीसीटीवी लगे होंगे तो इजीली जो है बंदा वो पकड़ा जाएगा, मामलात उसके जो हैं वो टैकल हो जाएंगे, उसके पास जो सबूत है, प्रूफ है वो अब दिखाए। अगर हम पुलिस को चोर पकड़ती है, वो कहती है, वो चोर कहता है जी मैंने फ़लाँ कबाड़ियों को सामान दिया, अगर उसके कैमरे लगे हैं, उसके पास 1 महीने की या 1.5 महीने की, 2 महीने की उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो वो चेक हो जाएगी आया है कि नहीं आया। अगर दुकान पे कोई इशू है, कोई बच्चे का है या कोई और है, तो उसके लिए उसका अपना लीगलाइज चीज़ें हैं, वो देखेगा कि ये जनाब मेरे पास सबूत है, मैं इसको कर रहा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। एक वैलिड पॉइंट आ जाएगा। लोगों में हम अवेयरनेस दिलवा रहे हैं। लोग जो हैं अभी भी एट दी एंड वही बात है, वही लोग डर रहे हैं जो
खुद दिलों चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। एक आखिर में बताइएगा ज़हीर भाई कि आप स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, आपका वास्ता रहता है, आपको जब फील्ड में निकलना पड़ता है किसी भी केस के सिलसिले में कि आप उसको बैक ट्रैक करते हैं या फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं, एक तो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, वो है जो प्राइवेट कैमरा जात होते हैं, परसेंटेज में बताइएगा कि क्या परसेंटेज है लोगों की कोऑपरेशन की, किस हद तक लोग कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमारा अपनी ये एक रफ़ एस्टिमेट है कि तक 75 से 80% तक लोग कोऑपरेट करते हैं। 20% अभी भी ऐसे हैं जो बहाना बना देते हैं, इवन उनके पास फुटेज मौजूद होती है, वो सिर्फ अपना टाइम कीमती समझते हैं, शायद दूसरों की सेफ्टी को कीमती नहीं समझते, वो बहाना बना देते हैं कि जी वो साढ़े DVR नहीं काम कर रहे, साढ़े कैमरे ख़राब ने। आप बताइएगा अपने एक्सपीरियंस से कि किस हद तक लोग कोऑपरेटिव हैं, कितनी अवेयरनेस आ गई है और अभी कितना काम होना बाकी है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 70 से 80% लोग जो हैं कॉपरेट करते हैं, चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ हैं वो 20% या 15% कह लें जो अभी भी यही उनका बहाने होते हैं, जी हमारे घर में मर्द नहीं हैं, औरतें हैं, ये हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास DVR नहीं है, वो इनसिक्योर हैं। कुछ चीज़ें वो लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है कि अगर कैमरे लगे हैं, उससे कुछ चोर ट्रेस हो रहा है, जो बच्चा अगवा करके ले जा रहा है, वो एक सदका जारिया है। लोग इस चीज़ को जो नहीं समझते उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये एक नेकी का काम है, नेकी का काम है, लोग करेंगे, इससे लोगों की मदद होगी। मैसेज क्या देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बटाला कॉलोनी के रिहायशी हैं, चाहे वो छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, अगर कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई पोजेशन है, कुछ दुकान है, कोई स्टोर है, कोई पंप है, क्या मैसेज देंगे ख़ुसूसी तौर पे कैमरा जांच के हवाले से? मैं इनको यही मैसेज दूंगा कि कैमरा जात लगाएं। हमने एक कैंपेन चलाई, उसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा और हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा और कम से कम 15 दिन की उसमें बैकअप होना चाहिए। हमने सबको एजुकेट किया, हमने एक ऑर्डर बना के दिया है, उसके बाद हमने उनको जाके चेक किया है। हम अभी भी हमने 3 से 4 बंदे लगाए हुए हैं लोगों के कैमरा जात लगवाने के लिए, उनके व्यू के लिए। मैं लोगों को पैगाम दूंगा कैमरा जात लगाएं, ये एक नेकी है, सदका जारी है, इससे लोगों की मदद होगी। भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, SHO थाना बटाला कॉलोनी सब इंस्पेक्टर ज़हीर गिल हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि बटाला कॉलोनी के इलाके में सगे भाई के हाथों सगा भाई कत्ल होता है। मुद्दईयत वालिद की है। पुलिस 10 से 12 घंटे में मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेती है। लम्हा फ़िक्रिया नाज़रीन किराम ये है कि हम बसा औकात जायदाद के चंद टुकड़ों की खातिर, चंद रुपयों पैसों की खातिर रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हैं और लालच में हम उस नहज पे पहुंच जाते हैं जहां पे किसी भी इंसान की जान लेना हम जुर्म नहीं समझते और मुजरिम जितना भी शातिर क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे कानून का शिकंजा उसे जकड़ लेता है। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी के अंदर और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर ज़ीशान घुमन मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना बटाला कॉलोनी के। और आज जो केस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो मुआशरे का एक तारीक पहलू है, डार्कर साइड है हमारी सोसाइटी की, जहां अदम बर्दाश्त इस कदर दीमक की तरह हमें अंदर से चाट रहा है कि हम रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हुए एक लम्हा भी सोचते नहीं हैं। आज का क्या केस था, रिपोर्ट कैसे हुआ, कौन था कत्ल होने वाला, कातिल कौन निकला, ज़ीशान भाई से पूछते हैं। ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस है और अफसोसनाक है जो हमारे ज़राए बताते हैं कि खूनी रिश्तों का तकद्दुस पामाल हुआ, ये कैसे रिपोर्ट हुआ, क्या हक़ाइक़ हैं इसके और कातिल कौन निकला? शुएब भाई, जब हमें इस वकूए की इत्ला मिली है तो पता चला कि एक लड़के को छुरियां मार के ज़ख्मी किया गया है, जो कि बाद अज़ां उन छुरियों की ज़ख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया। जब इस इत्ला पे हमने रिस्पॉन्ड किया है तो पता चला कि एक भाई है अकमल नाम का, उसने अपने भाई को छुरियां मार के मजबूर किया है। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर सारी इस केस की सूरत हाल हमें मिली कि एक दोनों भाइयों का आपस में प्रॉपर्टी का तनाज़ा था। एक 3 मरले का मकान था, जो मकतूल है कत्ल होने वाला वो कहता था कि हमें इस प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा दिया जाए, जबकि जो कत्ल करने वाला था वो शादीशुदा भी था। वो कहता था कि चूँकि मेरे बच्चे हैं इसलिए मैंने इस मकान पे कब्ज़ा करना है, तो इस वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अच्छा, ये जो आप मोटिव बता रहे हैं
वो बिहाइंड जो था, वो मोटिव बिहाइंड वो ये था, और वो एक चीज़ को सिर्फ जवाब बनाया गया अटैक करने के लिए कि जी वो भाभी से कहा रोटी दो और वो उसने इनकार किया और उसने कहा कि तेरे को अपनी बुढ़ी नहीं संभाली जाती। इस तरह की जो एक वो पेपर्स में, एक डॉक्यूमेंटेशन में, क्या वो इग्निशन पॉइंट था या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहाना था? और मोटिव आप बता रहे हैं कि इसके पीछे प्रॉपर्टी, एक 3 मरले का मकान है, 2 भाई हैं जिनके दरमियान में ये तनाज़ा था। जी बिल्कुल शोएब भाई, जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है तो फिर वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी, एक चिंगारी भी बहुत बड़ी, वो एक आग बन जाती है। बिल्कुल ये जो है रोटी वाली बात, ये बात हकीकत है कि एक भाई ने दूसरे से कहा कि अपनी बीवी से बोलो मुझे रोटी बना के दे। इस बात से उनकी तलख कलामी शुरू हुई है, लेकिन इसके बिहाइंड जो रीज़न थी वो प्रॉपर्टी का तनाज़ा था। निशान भाई, क्या किस कदर जो है वो हम भेड़िए होते जा रहे हैं? खैर, ये मुआशरती अलमिया ऐसे डिस्कस करते हैं, मुलजिम को कितनी एफर्ट करनी पड़ी? क्या ये फ़रार हो गया था, फौरी तौर पे आपके काबू में आ गया, या तो तगोदो करनी पड़ी, कुछ जो है वो सोर्सेज अपने यूज़ करने पड़े? नहीं शोएब भाई, ये मौके से फ़रार हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुलज़िम को तकरीबन 12 घंटे के अंदर पकड़ लिया था। अपनी जो ह्यूमन सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए, टेक्निकल सोर्स इस्तेमाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 12 घंटे के अंदर मुलज़िम को पकड़ लिया था। वालिद इस केस में जो है वो मुद्दई है दिशान भाई। इस ऐसे केसेस में एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि हमारी पुलिस पूरी मेहनत करती है, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। अगर मुलजिम को दूर फरार हो गया तो उसके लिए रेड्स करने पड़ते हैं, पुलिस को अपने तमाम वसाइल जो है वो झोंकने पड़ते हैं। और हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, हमारी सोसाइटी का, हमारा जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम कुछ ऐसा है कि पुलिस की सारी मेहनत एक शख्स के, अगर वो खूनी रिश्ता है, जैसे इस केस में बाप मुद्दई है, बाप का एक बेटा कातिल हो गया, एक मकतूल हो गया। अब वो प्रॉपर्टी जिसका तनाज़ा था वो 3 मरले वहीं पे खड़े हैं, एक घर उजड़ गया। सोचा नहीं कत्ल करने वाले ने, मकतूल को पता नहीं चला कि मेरे ऊपर कब वार हो गया। अब बाप अगर ये सोचेगा कल कलां को कि जी चलो घर दी गल सी, एक पुत्र मर गया, हम मैं दूजा बचा लवां, और वो सिर्फ उसकी एक ज़ुबान हिलेगी और हमारी पुलिस की सारी एफर्ट जो है उस पर पानी फिर जाएगा। क्या ऐसे केसेस में स्टेट को अपने हाथ में मामलात नहीं लेने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो कि एक इंसान की जान लेना कोई इतना आसान काम भी नहीं है? शोएब भाई, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें ऐसा है कि जो हमारी कोर्ट्स हैं उनमें एविडेंसेस जो है मुद्दई और गवाहान, उनकी एविडेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो प्रॉपर एविडेंस दें तो फिर तो हम मुल्ज़िम को सज़ा तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मुद्दई और जो उस केस के गवाहान हैं वो प्रॉपर एविडेंस देने के लिए ना जाएं, केस को परसू करें, तो फिर हमारी अदालतें भी बाउंड हैं कि वो मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दे सकती हैं। इस केस में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वालिद कल कलाम बोलेगा कि मेरा एक बेटा तो कत्ल हो गया, मैं दूसरे को बचा लूँ। हो सकता है कल को ऐसे मामला सामने आ जाए, लेकिन फिल वक्त ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। पुलिस अपने एंड पे काम पूरा करती है, पूरी मेहनत करती है, और हमने बहुत सारे वाक़यात, हम वीकली 3 से 4 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट करते हैं जहां हमारी पुलिस ये साबित करती है कि हमारे ऑफिसर्स महदूद तरीन वसाइल में बेहतरीन पेशा वराना अहमियत के जो है वो हामिल हैं, वो पेशावर हैं और वो अपने हल्फ से वफ़ादारी करने वाले हैं। आपने बताया कि 12 घंटे में क्या कुछ सर्विलेंस सिस्टम को टेस्टर लगाया गया? हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, क्या ये इसने हेल्प आउट की, या सिर्फ आपने जो लोकल सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया? बिल्कुल, हमने कैमरास को चेक किया था कि ये मुल्ज़िम किस तरफ को निकला है। सही है, जहाँ तक कैमरा की एक्सेस थी वो हमने कैमरा से मतलब इसकी जो हेल्प ली, और जब कैमरास कुछ इलाकों में अवेलेबल नहीं थे तो फिर उसके आगे हमने अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल किए कि ये मुल्ज़िम इस तरफ को जा रहा है तो कहाँ पे पनाह ले सकता है, कहाँ पे जाकर रुक सकता है। सही है, फिर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने फिर मुल्ज़िम को ट्रेस किया। एहसास था कि मुझसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है कि इससे बड़ी ताज़ीर कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं है 302 से बड़ा। अभी जब आपके पास ये अंडर इन्वेस्टिगेशन था तो आपने फील किया कि इसको जो इसको हम पंजाबी में कहते हैं रिश्तों की खिंच, वो इसके अंदर नदामत थी या फिर वही हठधर्मी पे कायम था? जी बिल्कुल शोएब भाई, आखिर एक उसके भाई का खून उसके हाथों बेशक हुआ था, लेकिन उसको नदामत तो थी। सही है, परेशान भी था, नदामत भी थी कि मेरे से ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। लेकिन एट द एंड बात वहीं पे आती है कि अगर वो बंदा उस लम्हे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो ये इतना बड़ा हादसा ना होता। बर्दाश्त का मादा जो है वो हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है। एक बात जो मैं आजकल हर प्रोग्राम में, हर फोरम पे लाजमी करता हूँ ज़िशान भाई, मैं आपसे भी डिस्कस करना उसको ज़रूरी समझता हूँ। हमारी पुलिस ने पूरे पंजाब में, फैसलाबाद पुलिस को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने एक सिस्टम इनिशिएट किया कि आपका सेफ़ सिटी है, लेकिन आप प्राइवेट सतह पे भी अपना सर्वेलेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करें
कि कल कलां को आप खुद भी महफूज रह सकें और आप इस शहर को महफूज बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। सीसीटीवी कैमरा जात की इंस्टॉलेशन, चाहे वो फ्यूल स्टेशंस हैं, कबाड़िया है, मेडिकल स्टोर्स हैं, गली मोहल्ले की इवन करियाने परचून की दुकानों को भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप अच्छी क्वालिटी का एक अंदर भी इंस्टॉल करें, एक बाहर भी इंस्टॉल करें, ताकि कल को कोई आप पे एलिगेशन ना लगा सके कि जी ने मैंने दुकान च वाड़ के हरास किया, ताकि कल को अगर किसी और को ज़रूरत पड़े कि और पुलिस को ज़रूरत पड़े तो आपकी गली की एक्सेस जो है वो भी आपके कैमरे में हो। कितना समझते हैं आपकी ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ कैमरा जात को इंस्टॉल किया जाए बल्कि हो सके तो सेफ सिटी के साथ तमाम प्राइवेट कैमरा जात को भी जो है वो कनेक्ट किया जाए ताकि हमारा शहर मुकम्मल तौर पे सेफ बन सके। जी शैब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो CPO साहब फैसलाबाद हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि तकरीबन हर प्राइवेट गली जो है उसमें जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उन पे जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो मेन हाईवेज़ हैं, जो मेन स्ट्रीट्स हैं, इसके अलावा जो अंदरूनी छोटी स्ट्रीट्स भी हैं उनमें कैमरे लगवाए जाएं। ये पुलिस की उन लोगों ने ज़िम्मेदारी लगाई है। वक्ती तौर पे ये लोगों को हो सकता है थोड़ा महसूस हो कि पुलिस हमें कह रही है कि कैमरे लगाएं, लेकिन एट द एंड इंशाल्लाह एक दिन यही लोग तस्लीम करेंगे कि नहीं, पुलिस का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। इसी इनिशिएटिव की वजह से लोगों को इंशाल्लाह हमें मुलजमान को पकड़ने में और लोगों को अपनी सिक्योरिटी में बहुत मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान भाई, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। और नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर ज़िशान घुमन हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना बटाला कॉलोनी के, और ये वो नौजवान ऑफिसर है जिसने कातिल को 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पकड़ा। और आज नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था। हमने आपको फैसलाबाद के 2 पुलिस स्टेशंस की कारकर्दगी बताई, दोनों में मर्डर केसेस थे। एक में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल होता है, जबकि दूसरे में सगे भाई के हाथों भाई कत्ल हो जाता है। नाज़रीन किराम, दोनों मर्डर स्टोरीज़ आपके सामने रखने का मकसद ये था कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। अदम बर्दाश्त वो दीमक है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है और इंसानी जानें ज़ाया होने का बाइस बन रहा है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ठहराव पैदा करें, बर्दाश्त करना सीखें, तो शायद हम ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।